नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एग्ज़ाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नया डिजीज़ कंडीशन दैट इज़ हर्स्पंग डिजीज़, जो कि हमारा लेक्चर 4 होने वाला है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीज़ कंडीशन जो अभी तक हम डील कर रहे थे। तो देखते हैं इस डिजीज़ कंडीशन में क्या है। तो पहला है, जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ कि किसी भी सिस्टम का डिजीज़ कंडीशन पढ़ने से पहले उसकी नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेयर्स के बारे में कि इंटेस्टाइनल वॉल्स जो हैं, लेयर्स हैं, वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कितनी होती हैं। लेयर्स ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, हम कहाँ से देख रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले अंदर जो होगी वो हमारी है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो लेयर है हमारी, उसका देखिए, द इनर मोस्ट लाइनिंग टचेस द फूड कंटेन इपिथेलियम, लैमिना प्रोपिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। ज़्यादा डेप्थ में ना जाके सिर्फ इतना जानना है कि जो हमारा म्यूकोसा है ये इनर मोस्ट लाइनिंग है, जो भी हम फूड लेते हैं वो इसी लेयर को टच करके अंदर जाता है। फिर आया हमारा सब म्यूकोसा, कनेक्टिव टिश्यू विदाउट ब्लड वेजल्स, लिम्फ एंड मिजनर प्लेक्सस या नर्व प्लेक्सस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेन पॉइंट मेरा जो लेयर्स बताने का है ये प्लेक्सस बताने का है। तो प्लीज़ याद रखना कि प्लेक्सस किस लेयर में पाया जा रहा है। जो मिजनर प्लेक्सस है कहाँ पे है, वो हमारा सब म्यूकोसा की लेयर में है। कौन सा प्लेक्सस? नर्व प्लेक्सस में से मिजनर्स प्लेक्सस। ये कहाँ पे है हमारा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा कैसी है, एक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और इस पर ब्लड वेजल्स एंड लिम्फ नोड होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये है हमारा लेयर्स के बारे में। तो देखिए ये हमारी क्या है, म्यूकोसा, ये इपिथेलियम से बनी है, लैमिना प्रोपिया, मस्कुलरिस म्यूकोसिया बोलते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे। फिर हमारा सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में क्या है, ये इनर जो होती है वो सर्कुलर होती है और जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। यानी मस्कुलर में जो अंदर वाली लेयर है वो कैसी है, सर्कुलर है, आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। इस पे क्या पाया जा रहा है, मिजेंट्रिक प्लेक्सस पाया जा रहे हैं। और सब म्यूकोसा में क्या था, मिजनर प्लेक्सस। तो प्लीज़ प्लेक्सस याद रखना है, इस पूरी डिजीज कंडीशन इसी पे डिपेंड है, इन प्लेक्सस पे। और ये एडवेंटिशियस सिरोसा है जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। लेयर्स को एक बार अच्छे से देखना, वीडियो को पॉज करना और इसको पढ़ना। तो ये हमारा इंटेस्टाइन, देखिए ये हमारा क्या है, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, या रेक्टम एंड एनस। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी लेयर्स का आगे देखते हैं, जो पहले भी बता चुकी हूँ मैं, ये सेकेंड डायग्राम था उसी का। अब मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो होती है, इसके क्या बोला मैंने, इस पर 2 स्मूथ मसल लेयर्स होती हैं, इनर स्मूथ मसल लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। फाइबर्स रन लेंथ वाइज। पहला जो इनर सर्कुलर लेयर है उस पर फाइबर्स जो अरेंज है वो सर्कुलर मोशन में अरेंज, यानी सर्कुलरली अरेंज है। और जो आउटर है लॉन्गिट्यूडनल है, उस पर जो लेयर्स है लेंथ वाइज है उस पर, यानी हेल्प इन पुशिंग द फूड फॉरवर्ड, यानी पेरिस्टाल्सिस में ये मूव हेल्प करते हैं। लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है ये। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल में जो फाइबर्स हैं वो लेंथ वाइज अरेंज है। लेंथ वाइज अरेंज होने की वजह से ये जो फूड है उसको फॉरवर्ड पुश करता है और पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है। बिटवीन दीज 2 लेयर, कौन सी लेयर, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, मिजेंट्रिक प्लेक्सस, जिसको ऑर्क्यूबैक्स प्लेक्सस भी बोलते हैं, ऑर्क्यूबैक्स प्लेक्सस बोलते हैं। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंट्रोल करना। ये मैंने स्मूथ मसल लेयर का बताया। इसके पहले सब म्यूकोसा में भी मैंने बताया कि एक प्लेक्सस पाया जाता है। दोनों प्लेक्सस याद रखने हैं। फिर आता है सेरोसा एडवेंटिशिया, जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड में है कि ये गैंग्लियन सेल इन नर्व प्लेक्सस ऑफ इंटेस्टाइन। अभी हमने नर्व पढ़ा कि मेजेंट्रिक कहाँ पे नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं। जो नर्व प्लेक्सस होते हैं वो हमारे गैंग्लियोनिक सेल से ही मिलके बनते हैं। तो द इंटेस्टाइन हैज इट्स ओन मिनी ब्रेन कॉल्ड इंटेरिक नर्वस सिस्टम। कह रहा है कि जो इंटेस्टाइन होता है इसके पास खुद का एक मिनी ब्रेन होता है। मिनी ब्रेन बोला गया इसको इंटेरिक नर्वस सिस्टम या ईएनएस बोलते हैं। मिनी ब्रेन क्यों बोला गया, जो प्लेक्सस देखें, मिजनर प्लेक्सस एंड मिजेंट्रिक प्लेक्सस, उन प्लेक्सस के होने की वजह से इसको मिनी ब्रेन है इसके पास, ऐसा बोला जाता है। दिस सिस्टम कंट्रोल मूवमेंट्स
ऑफ द गट, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को यही मिनी ब्रेन का, यानी कि जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है यही पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन को कंट्रोल करता है। ये सिक्रीशंस और रिलैक्सेशंस को भी कंट्रोल करता है। अब कह रहा है द ईएनएस इज मेड अप ऑफ द गैंग्लियन सेल्स, स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं ये। ईएनएस किससे मिलकर बना है? गैंग्लियन सेल से बना है, जो कि स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, अब दीज सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टू मेन नर्व प्लेक्सेस। यही सेल्स यानी गैंग्लियन सेल्स स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं। ये मिलकर मेड अप ऑफ किससे? ईएनएस जो है गैंग्लियन सेल से, यानी कि गैंग्लियन सेल्स क्या बना रहे हैं अल्टीमेटली? ईएनएस। ईएनएस क्या है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। अब देखते हैं ये जो सेल्स हैं गैंग्लियन सेल्स, ये ग्रुप बनाकर दो नर्व प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा नर्व प्लेक्सेस है? ये देखो इस पे बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन। एक जो है मेसेंट्रिक प्लेक्सस है, यानी उसको ऑर्क्यूबेक्स प्लेक्सस भी बोलते हैं। उसकी लोकेशन क्या है? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन। जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल मैंने दिखाया था उस पर जो पाया जाता है, उसका फंक्शन है कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हेल्प्स मूवमेंट फूड फॉरवर्ड, यानी पेरिस्टालसिस में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, पेरिस्टालसिस में मूवमेंट कौन सा प्लेक्सस कर रहा है? मेसेंट्रिक प्लेक्सस कर रहा है। और कहाँ पाया जा रहा है? इन बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। अब दूसरा है कि सब म्यूकोजा के पास एक जो प्लेक्सस पाया जाए, गैंग्लियोनिक सेल मैंने बताया ना, गैंग्लियोनिक सेल किसका फॉर्मेशन कर रहा था? ईएनएस का। और गैंग्लियोनिक सेल ये मिलकर दो ग्रुप बना रहे थे। पहला ग्रुप हमने जो पढ़ा जो कि मेसेंट्रिक प्लेक्सस बना रहा था, अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मिसनर प्लेक्सस। मिसनर प्लेक्सस कहाँ है? सब म्यूकोजा में, वो मस्कुलरिस में था, इन बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। अभी हम बात कर रहे हैं सब म्यूकोजा की। इसके बीच से प्लेक्सस जो पाया जाता है इन द सब म्यूकोजा लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन, कौन सा पाया गया? मिसनर प्लेक्सस। इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशंस को, ब्लड फ्लो को एंड एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। और ये कम्युनिकेट करता है मेसेंट्रिक प्लेक्सस से। ये दोनों प्लेक्सस के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कौन मेंटेन करता है? मिसनर प्लेक्सस। तो ये बात थी मेसेंट्रिक एंड मिसनर प्लेक्सस की। अब आते हैं रोल ऑफ गैंग्लियन सेल। तो ये गैंग्लियन सेल क्यों ज़रूरी क्यों है? ये गैंग्लियन सेल जो मिलकर दो ग्रुप बना रहे हैं, मिसनर एंड मेसेंट्रिक प्लेक्सस, इनकी अपनी अलग अलग लोकेशन है। तो ये गैंग्लियन सेल्स क्यों ज़रूरी हैं? इनका रोल क्या है? दीज आर नर्व सेल्स इनसाइड बोथ प्लेक्सस। जो दोनों प्लेक्सस थे, जो एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल के बीच में था, दूसरा जो सबम्यूकोजा में था, इन दोनों में ये नर्व सेल जो है ये क्या कर रहे हैं? इन दोनों के बीच में पाए जा रहे हैं। एक्ट लाइक स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड की तरह एक्ट करते हैं। कैसे स्विच बोर्ड क्यों बोला गया? सॉरी, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं एंड लोकेट लोकल गट रिफ्लेक्स, देन कंट्रोल द मसल एंड ग्लैंड्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये कहाँ कहाँ से सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से लिया, लोकल गट रिफ्लेक्स लिया, और कहाँ किया इन्होंने? क्या कंट्रोल कर रहे हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अल्टीमेटली कहाँ पे कंट्रोल, इनका काम क्या है? ग्लैंड्स और इंटेस्टाइन के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करना। विदाउट देम द बाउल कैन नॉट रिलैक्स कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स। अगर गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं होंगे तो उसका जो बाउल मूवमेंट हो रहा था, बाउल कैन नॉट रिलैक्स नहीं होगा, और जो मूवमेंट एक कोऑर्डिनेशन में पेरिस्टालसिस होती है ना, पहले इधर होगी देन इधर होगी, ऐसे ऐसे जो एक कोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? अभी कह रहा है इन हर्स्पंग डिजीज गैंग्लियन सेल्स आर एब्सेंट इन द पार्ट ऑफ द कोलोन। अब कह रहे हैं हर्स्पंग डिजीज, देखिए होता क्या, इतना जो मैंने बताया इसका मोटो ये था कि डिजीज कंडीशन में जो हमने गैंग्लियोनिक सेल्स पढ़े, जो दो अलग अलग प्लेक्सस बना रहा था अलग अलग लेयर्स में, उनका काम था उसको रिलैक्स करना, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम था, उसको कोऑर्डिनेशन का काम था, गैंग्लियोनिक सेल्स कर रहे थे। वो गैंग्लियोनिक सेल डिजीज कंडीशन में एब्सेंट हो जाते हैं। अगर ये वहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे तो जो उनका काम था कंट्रोल वाला, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो अब्रप्ट हो जाएगा। तो इन हर्स्पंग डिजीज द गैंग्लियन सेल्स आर एब्सेंट इन पार्ट ऑफ द कोलोन। कोलोन के पार्ट में एब्सेंट हो जाता है, कोलोन के पार्ट में ये एब्सेंट हो गए। जब ये एब्सेंट हो जाते हैं, दैट पार्ट स्टे स्पास्टिक एंड कॉन्ट्रैक्टेड
कांट रिलैक्स, मतलब कि रिलैक्स करने का काम जो होता है गैंग्लियोनिक सेल्स का, जब वहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स ही नहीं बचे तो रिलैक्स भी नहीं होगा। जिस पार्ट में गैंग्लियन सेल नहीं है वो रिलैक्स नहीं होगा, ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फीसेस कैन नॉट पास, वहाँ से फीसेस जो है जिस जगह पे इतनी बड़ी इंटेस्टाइन में जिस पार्ट में ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके आगे फीसेस पास नहीं होंगे, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। प्रॉक्सिमल कोलॉन गेट डायलेटेड एंड मेगा कोलॉन का फॉर्मेशन कर देगा। कह रहा फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, अभी देखिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप लोग कि मानिए कि ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है। अभी ये वाला जो पार्ट है इसके गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट हो गए, यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं बचे, इसके गैंग्लियोनिक सेल्स बचे ही नहीं यहाँ पे। तो इसके आगे का जो फंक्शन था गैंग्लियोनिक सेल्स ना होने की वजह से वो अब्रप्ट हो गया, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बचेगा। इसके ऊपर ही जो ये वाला पार्ट है, सॉरी, जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे सारी फीसेस आके कलेक्ट हो जाएंगी। जब यहाँ पे सारा फीसेस कलेक्ट हो जाएगा तो अब क्या होगा देखते हैं। वहाँ का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगा, उसको मेगा कोलोन बोलते हैं। आगे डायग्राम दिखाऊंगी देन समझ आएगा अच्छे से। तो अभी डेफिनेशन देख लीजिए। हर्स्बर्ग डिजीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ द गट कॉज ड्यू टू द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन सेल्स। जो हर्स्बर्ग डिजीज़ है एक ऐसी कंजेनाइटल डिजीज़ होती है जिस पे गैंग्लियोनिक सेल्स जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं इन द सबम्यूकोजा एंड मिजेंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द इंटेस्टाइन। यानी कि मिजनर एंड मिजेंट्रिक प्लेक्सस के जो गैंग्लियोनिक सेल्स थे वो एब्सेंट हो गए। दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा कोलॉन। इसको मेगा कोलॉन क्यों बोलते हैं? ये कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलॉन भी बोलते हैं। कंजेनाइटल मीन्स बाई बर्थ होता है, गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको ए गैंग्लियोनिक बोला गया, मेगा कोलॉन बोला गया क्योंकि कोलॉन जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है। अब इसका देखिए इंसिडेंस क्या है। हर्स्बर्ग डिजीज इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन द इन्फेंट। हर्स्बर्ग डिजीज जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेंट्स में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। जब मैंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज कंडीशन लिया था तभी मैंने बोला था कि जो हर्स्बर्ग डिजीज़ है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो ये वहाँ पे कॉज में मैंने पढ़ाया था, उसका रीज़न इस लेक्चर में है कि जो हर्स्बर्ग डिजीज़ है वही मोस्ट कॉमन मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज होता है। द इंसिडेंसेस 1:5000 लाइव बर्थ्स। अगर 5000 लाइव बर्थ्स हैं तो उनमें से एक बेबी ऐसा होगा जिसको हर्स्बर्ग डिजीज़ होगा। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, जो कि रेशियो है 4:1। मीन्स अगर 4 मेल को ये डिजीज़ हुई है तो एक फीमेल को होगी। According to the research studies, several genes and loci have been found to be associated with the Hirschsprung disease. कह रहे बहुत ऐसी वो हुई हैं, रिसर्चर्स हुई हैं जिन्होंने फाउंड किया है कि जो ये लोकाई यानी कि सेवरल जीन्स, बहुत सारी जीन्स क्या होती हैं, बहुत सारी जीन्स इसका कॉज होती हैं। अब रिसर्चर्स में क्या आता है, जो 2002 की एक रिसर्च थी उसमें बोला गया सजेस्टेड दैट हर्स्बर्ग डिजीज माइट बी कॉज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन 2 प्रोटीन इनकोडेड बाय 2 जीन्स, RET प्रोटोऑन्कोजीन on chromosome number 10 and EDNRB जीन इन क्रोमोसोम नंबर 13। तो कह रहा है कि इस जो रिसर्च हुई थी 2002 में उसमें बताया गया था कि जो हर्स्बर्ग डिजीज़ है ये कॉज हो सकती है इंटरेक्शन बिटवीन 2 प्रोटीन इनकोडेड बाय 2 जीन। 2 प्रोटीन जो है इनकोड होते हैं, 2 प्रोटीन 2 जीन के थ्रू इनकोड किए जाते हैं। कौन से हैं वो? RET प्रोटोऑन्कोजीन। देखिए दो जीन है यानी 2 प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब 2 जीन से बनने वाला अलग अलग प्रोटीन जो था वो एक साथ मिल जाता है यानी कि इंटरेक्ट हो जाता है। कौन कौन से जीन है वो? ये है RET प्रोटोऑन्कोजीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 10 में पाया जाता है, इस पे म्यूटेशन होता है, और EDNRB जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 में पाया जाता है। यानी कि ये RET प्रोटोऑन्कोजीन, NDRNB प्रोटोऑन्कोजीन जो क्रोमोसोम नंबर 10 में और ये क्रोमोसोम नंबर 13 में होता है। अब कह रहा है कि
इटियोलॉजी क्या है इसकी, इटियोलॉजी क्या है ये देखते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स जो कि बताया अभी कि आईटी प्रोटोन को जिनमें म्यूटेशन हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। रीट इज एसेंशियल फॉर द न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन, प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल। अब इस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्यों हो रहा है, हर्स्बर्ग डिजीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आरईटी जीन है ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल फॉर्मेशन करते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स का, जो कि किसका फॉर्मेशन कर रहा था, नर्व प्लेक्सस का। तो न्यूरल क्रस्ट सेल में क्या हो जाएगा, जो माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन का काम कर रहे थे सर्वाइवल में, उसके लिए ज़रूरी होते हैं रीट आरईटी जीन्स। वो आरईटी जीन्स में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने की वजह से जो न्यूरल क्रस्ट सेल का काम था माइग्रेशन, प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल, वो अब्रप्ट हो जाएगा। अब कह रहा है म्यूटेशन लीड टू फेलियर ऑफ द गैंग्लियन सेल फॉर्मेशन इन द डिस्टल गट। आरईटी जीन के में म्यूटेशन होने की वजह से जो गैंग्लियोनिक सेल में फॉर्मेशन, गैंग्लियोनिक सेल्स का जो फॉर्मेशन था डिस्टल गट में, वो अब्रप्ट हो जाएगा। अदर जीन इन्वॉल्व जो था वो EDNRB था, इसको कहते हैं इंडोथैलिन रिसेप्टर बी, और इंडोथैलिन रिसेप्टर 3 था। रेगुलेटेड माइग्रेशन ऑफ द न्यूरल क्रस्ट सेल, म्यूटेशन एंड ए गैंग्लियोनोसिस। इस पे भी यानी इंडोथैलिन 3 और ये इंडोथैलिन रिसेप्टर बी, इन दोनों में क्या हो रहा है, म्यूटेशन होने की वजह से ए गैंग्लियोनिसिस हो रहा है। अब देखिए कह रहा है डेवलपमेंटल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो यानी कि बेबी जब माँ के वूम में है तब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो न्यूरल क्रस्ट सेल नॉर्मली माइग्रेट कैजुअली elongate the gut during the week of 5 to 12 of the embryonic life। जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं नॉर्मली कब माइग्रेट होते हैं, वो 12 to 5th week of the embryonic life। In Hirschsprung disease, this migration is arrested prematurely, leading to the absence of the ganglionic cell in the distal colon and commonly rectosigmoid region। कह रहा है कि नॉर्मली जो 5th to 12th वीक ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं वो माइग्रेट होते थे। अब क्या होगा, हर्स्बर्ग डिजीज में ये माइग्रेशन अरेस्ट हो जाता है प्रीमेच्योरली, मतलब पूरी तरीके से नहीं हो पाता है माइग्रेशन। इसकी वजह से क्या होता है, जो गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं वो डिजिटल कोलॉन में एब्सेंट रह जाते हैं, कॉमनली रेक्टोसिग्मोइडो रीजन। यहाँ पे भी यानी कि जो रेक्टोसिग्मोइडो रीजन होता है, रेक्टल और सिग्मोइड कोलॉन के बीच वाला, वहाँ पे भी ये एब्सेंट हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पे बोलोगे, डिस्टल कोलॉन एंड रेक्टोसिग्मोइडो रीजन में गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट हो जाते हैं। अब आता है कि एसोसिएटेड सिंड्रोम्स नाउन। अब देखो एसोसिएटेड सिंड्रोम क्या क्या होते हैं। सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, 10% ऑफ द SD केस, यानी कि जो हर्स्बर्ग डिजीज़ है उनमें से 10% केसेस में ट्राइसोमी ऑफ 21 हो जाती है। वार्डनबर्ग सिंड्रोम, वार्डनबर्ग साह सिंड्रोम, ये क्या होता है, एसोसिएटेड विद द SOX10 म्यूटेशन, डीफनेस, पिगमेंटेशन एंड एबनॉर्मलिटीज। जो ये होता है वार्डनबर्ग साह, इसमें पिगमेंटेशन एंड एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। ये भी एक जेनेटिक कॉज होता है, इसमें म्यूटेशन होने की वजह से होता है। जिन लोगों को हर्स्बर्ग डिजीज़ होता है उस पर ये वार्डनबर्ग साह सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट भी कभी कभी देखने को मिलता है, नहीं समझ आया। ट्राइसोमी ऑफ 21 होता है, वार्डनबर्ग साहा सिंड्रोम हो रहा है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो रहे हैं। अब आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हर्स्बर्ग डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट हो गए, उसकी वजह से लैक ऑफ द पेरिस्टाल्सिस इन द अफेक्टेड रीजन। जो अफेक्टेड रीजन रहा उस पर क्या हुआ, पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी, क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल थे ना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के लिए। तो द फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोलन, इसको कहते हैं फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। किसकी वजह से हुआ, गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होने की वजह से फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो अब क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस एंड फीसेस प्रॉक्सिमल टू द डिफेक्टेड। जो डिफेक्टेड पार्ट है उसके प्रॉक्सिमल एंड से जो फीसेस हैं, गैसेस हैं, सब एक्यूमुलेट होने लगेंगी। प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द कोलॉन, मेगा कोलॉन का फॉर्मेशन होगा। इसकी वजह से जो कोलॉन है वो इनलार्ज हो जाएगा और मेगा कोलॉन बनाएगा। कैसा दिखेगा वो, देखिए तो ये हमारी इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन ये थी हमारी। अगर यहाँ पे मान लिया गैंग्लियोनिक सेल्स हमारे एब्सेंट हैं इस जगह पे,
यहाँ पे एब्सेंट हो गए तो ये वाला जो एरिया है ये पैरालाइज्ड हो जाएगा, यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता है। बचा हुआ ये वाला जो रीज़न होगा हमारा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये मेगा कोलन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फीसेस, जो फीसेस थी वो गैसेस सब एक्यूमुलेट होने लगेंगी। इसके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, ये वाला पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, इसके आगे कोई भी फंक्शन नहीं है, ये नॉन फंक्शनेबल हो गया है और यहाँ पे सारा एक्यूमुलेशन हो गया है और ये कॉज कर दे रहा है मेगा कोलन। ये वाला जो कोलन का पार्ट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आता है साइन एंड सिम्टम। तो देख लिया कि गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट हो रहे हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स फॉर्मेशन कर रहे थे हमारा मेसेंट्रिक एंड मेसेंट्रिक प्लेक्सस का जो और मिसनर प्लेक्सस का, जो कि डिफरेंट लेयर्स में पाए जा रहे थे, उनके एब्सेंट होने की वजह से जो पैरालिसिस हो रहा था, यानी कि जो आगे का फंक्शन था इंटेस्टाइन का वो अब्रप्ट हो रहा था, एक्यूमुलेशन कर रहा है, एक्यूमुलेशन की वजह से मेगा कोलन का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना समझ आया। अब आगे देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो पहला आता है फेलियर टू, देखिए इस पर न्यू बॉर्न और जो इन्फेंट होंगे और जो चाइल्ड होंगे उस पर अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यू बॉर्न में कौन कौन से सिम्टम्स हैं। तो आ रहा है इन न्यू बॉर्न में फेलियर टू पास मीकोनियम विद इन 24 to 48 आवर्स। 24 और 48 आवर्स में जो मीकोनियम यानी फर्स्ट स्टूल जो होता है बेबी का वो पास हो जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ये इसका क्लासिकल साइन है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखेगा, बाइलस वॉमिटिंग होगी, यानी कि बच्चा जब वॉमिट करेगा उस पर बाइल प्रेजेंट होगा। रिफ्यूज़ल टू फीड, पुअर फीडिंग, बेबी फीड नहीं करेगा, नहीं अब दूध पिलाएंगे उसको, ब्रेस्ट फीड हो या फार्मूला फीड हो, वो फीड नहीं करेगा। एक्सप्लोजिव पैसेज ऑफ स्टूल एंड गैस आफ्टर डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन। एक्सप्लोसिव पैसेज ऑफ द स्टूल एंड गैसेज होगा कब? डिस्टल और रेक्टल एग्जामिनेशन जब करेंगे तो हमें ये चीज़ें फाइंड आउट होंगी। साइन ऑफ द इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के साइन मिलेंगे, जैसे कि डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा, स्टूल पास नहीं होगा और वॉमिटिंग मिलेगी। अब जब इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कैसी वॉमिटिंग होती है? प्रोजेक्टाइल नॉन बाइलस वॉमिटिंग। अगर इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होता नहीं, नॉन बाइलस वॉमिटिंग जो था, सॉरी, वो पाइलोरिक स्टेनोसिस में मिलता है, जो हमारा लास्ट डिजीज कंडीशन था। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हमें स्टूल और वॉमिटिंग प्रेजेंट मिलेगा इस पर। अब इस पर है कि इन इन्फेंट एंड ओल्डर चिल्ड्रन में क्या होगा? इन्फेंट एंड ओल्डर चिल्ड्रन में हमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सिंस बर्थ, उनको बर्थ से ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी परसिस्टेंट एंड रिकरेंट, या तो बना रहेगा डिस्टेंस एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर बार बार होगा। फेलियर टू थ्राइव या वेट गेन, थ्राइव यानी कि वो उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट अब्रप्ट हो जाएगी उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उनका जो न्यूट्रिशन है उन सारी चीज़ों को अब्रप्ट कर रहा है। रिबन लाइक स्टूल, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ से मेगा कोलन हुआ, मेगा कोलन अगर हमारा यहाँ पे हुआ, इसके आगे वाली जो हमारी इंटेस्टाइन थी वो अब्रप्ट हो चुकी, इसका फंक्शन तो कहीं ना कहीं एकदम पतला सा थ्रेड लाइक या रिबन लाइक स्टूल पास होता है सिर्फ। तो रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ द एंटेरोकोलाइटिस के बार बार एपिसोड्स होंगे जिसमें फीवर, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखेगा। फाउल स्मेलिंग स्टूल, बहुत फाउल स्मेल आएगी स्टूल से। विजिबल पेरिस्टाल्सिस में बी सीन ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो विजिबल हो जाएगा। ये थे साइन एंड सिम्टम्स। अब ये कि इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लिनिकल इवेल्युएशन में हिस्ट्री कलेक्शन। अब हिस्ट्री, अगर किसी बेबी को हॉर्सपंग डिजीज़ हुआ है तो हिस्ट्री कलेक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें उससे पूछनी होती हैं। तो फेलियर टू पास ऑफ द मेकोनियम विद इन 24 to 48 आवर आफ्टर बर्थ। हिस्ट्री कलेक्शन में फाइंड होगा कि वो उसने बेबी ने बर्थ के टाइम पे 24 से 48 आवर्स में स्टूल पास नहीं किया था। इस स्टूल को क्या बोलते हैं? म्यूकोनियम फर्स्ट स्टूल होता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा, वॉमिटिंग जो कि बाइलस होगी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इन ओल्डर चिल्ड्रन, अगर पुअर वेट गेन एंड फेलियर टू थ्राइव, उनका वेट भी जल्दी गेन नहीं होगा। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें मिलेंगी हमें? डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा, इम्पटी रेक्टम और डिस्टल रेक्टम एग्जामिनेशन में, डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन में जो रेक्टम होगा वो इम्पटी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि रेक्टम के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है रेक्टम तक का, वो जो है वहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होने की वजह से उसका फंक्शन ही अब्रप्ट होगा, वो नॉन फंक्शनेबल हो गया, इसीलिए वो तो वहाँ पे इम्पटी हो गया, क्योंकि जो स्टूल था वो तो मेगा कोलन जहाँ फॉर्म हो वहाँ पे सारा एक्यूमुलेट हो चुका, आगे आया ही नहीं है। एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज ऑफ स्टूल एंड गैस आफ्टर विड्रॉल ऑफ द फिंगर
क्लासिकल साइन। जैसे ही फिंगर का हम विड्रॉल करेंगे तो बहुत एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज होगा किसका, स्टूल एंड गैसेस का, क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेट थे। जैसे आप उसको हटाएंगे बहुत तेज़ी से बाहर होता है वो। अब आता है कि लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करेंगे। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हम इस डिजीज कंडीशन में करेंगे। बेस ऑन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोकैलेमिया ड्यू टू द वॉमिटिंग। अब देखा कि साइन एंड सिम्टम में वॉमिटिंग है तो इसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिल सकता है, तो हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और यूज मेनली टू इवेल्युएट, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एंटेरोकोलाइटिस हो रहा है बार बार, इसलिए। अब प्लेन एक्सरे, आप कह रहे हैं रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या कराएंगे। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में हम देखेंगे प्लेन एक्सरे पहले। ये क्या शो करेगा प्लेन एक्सरे, एब्डोमेन का जो प्लेन एक्सरे है वो शो करता है कि डिस्टेंडेड बाउल लूप विद एयर फ्लूइड लेवल्स। जो बाउल लूप होगा बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड होगा, उस पर क्या दिखेगा, एयर और फ्लूइड दिखेगा। पॉसिसिटी ऑफ, इस पर कह रहा है एयर फ्लूइड लेवल, एयर और फ्लूइड का लेवल वहाँ पे शो होगा। पॉसिसिटी ऑफ गैस इन रेक्टम, अब इसका मतलब क्या है, नॉर्मली इंटेस्टाइन में बहुत गैस प्रेजेंट होती है, इस पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें एक्सरे में दिखेगा कि रेक्टम के एरिया पे जो है गैस जो है बहुत कम दिखेगी। और क्या होता है, इंटेस्टाइन में ऐसे गैस ज़्यादा होती है तो एक्सरेज में जब एब्डोमिनल एक्सरे होता है तो उस पर गैस बहुत ज़्यादा शो हो रही होती है। लेकिन इस हर्सबर्ग डिजीज़ में रेक्टम वाले एरिया पे पॉसिसिटी ऑफ द गैस हो जाएगा, यानी गैस बहुत कम दिखेगी। एनोरेक्टल मैनोमेट्री, तो एनोरेक्टल मैनोमेट्री क्या होती है, यूजफुल इन ओल्डर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। किस पे है, ओल्डर इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में यूज़ किया जाता है किसको, एनोरेक्टल मैनोमेट्री को। एक द टेस्ट रेक्टोएनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, इससे क्या टेस्ट किया जाता है, रेक्टोएनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, यानी कि एनोरेक्टल मैनोमेट्री में हम रेक्टोएनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स को चेक करते हैं, RAIR को चेक करते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, द डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम, जब डिस्टेंड होता है तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। मीन्स नॉर्मल कंडीशन में जब ये टेस्ट होता है तो जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इन हर्सबर्ग डिजीज एब्सेंस ऑफ RAIR, मीन्स RAIR जो है हर्सबर्ग डिजीज में एब्सेंट हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स, यानी कि जो RAIR क्या था, टेस्ट ऑफ द रेक्टोएनल इनहिबिटरी जो रिफ्लेक्स था वो हर्सबर्ग डिजीज में एब्सेंट हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है उसके पास। नॉन इन्वेजिव एंड सपोर्टिव बट नॉट डायग्नोस्टिक एलोन, ये नॉन इन्वेजिव होता है, सपोर्टिव है लेकिन इसको डायग्नोस्टिक नहीं मान सकते हैं। कौन सा टेस्ट था, फिर से रिपीट कर लेना, एनोरेक्टल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स था। किसके थ्रू चेक किया जा रहा है, एनोरेक्टल मैनोमेट्री के थ्रू। अब आ रहा है रेक्टल बायोप्सी या गोल्डन स्टैंडर्ड। रेक्टल बायोप्सी क्या है, इसको गोल्डन स्टैंडर्ड कहा गया है। द कन्फर्म डायग्नोसिस बाय हेपेटोलॉजी, ये अभी मैंने पूछा था कि पीछे जो हमने एनोरेक्टल मैनोमेट्री किया था वो कन्फर्मेटरी नहीं था। अब ये कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या है, टाइप्स देखिए पहले कि जो रेक्टल बायोप्सी हो रही है उसके दो टाइप्स हैं, सक्शन रेक्टल बायोप्सी एंड फुल थिकनेस बायोप्सी। कौन सा, नंबर 1 सक्शन रेक्टल बायोप्सी, सेकेंड वन इज फुल थिकनेस बायोप्सी। अब सक्शन रेक्टल बायोप्सी क्या होता है, प्रिफर्ड इन न्यूनेट्स एंड इन्फेंट। जो सक्शन रेक्टल बायोप्सी होता है वो न्यूनेट्स में और इन्फेंट में प्रेफर किया जाता है। फुल थिकनेस बायोप्सी, इफ सक्शन बायोप्सी इज इनकॉन्क्लूसिव, इनको अगर सक्शन बायोप्सी इनकॉन्क्लूसिव हो जाते हैं तब हम फुल थिकनेस बायोप्सी का यूज़ करते हैं। इस पर फाइंडिंग्स क्या क्या आती हैं इस बायोप्सी में, एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स इन सब म्यूकोजा एंड मेजेंट्रिक प्लेक्सस। सब म्यूकोजा एंड मेजेंट्रिक प्लेक्सस में हमें गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट दिखेंगे। हाइपरट्रोफाइड नर्व ट्रंक्स मिलेगा। पॉजिटिव एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज स्टेनिंग, जो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज की स्टेनिंग पॉजिटिव मिलेगी। हाइपरट्रोफिड नर्व ट्रंक्स दिखेंगे। एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, जो हमने रेक्टल बायोप्सी की उस पर हमें ये 3 फाइंडिंग्स मिलेंगी। इस पर सिर्फ हमें नाम याद रखना है कि रेक्टल बायोप्सी गोल्डन स्टैंडर्ड था। रेक्टल बायोप्सी में 2 चीज़ें की गई, कि कौन कौन सी थी, 2 तरह की थी। इस पर सक्शन रेक्टल बायोप्सी एंड फुल थिकनेस बायोप्सी थी। सक्शन रेक्टल बायोप्सी न्यूनेट्स एंड इन्फेंट में प्रेफर की गई। जब ये इनकॉन्क्लूसिव हो जाती है तो हम फुल थिकनेस बायोप्सी यूज़ करते हैं। इस पर इन दोनों में 3 चीज़ें देखी गई, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, हाइपरट्रोफाइड नर्व ट्रंक्स एंड पॉजिटिव एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज स्टेनिंग।
अब आता है मेडिकल मैनेजमेंट। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद मेडिकल मैनेजमेंट पे आते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में कह रहा है स्टेबलाइज द चाइल्ड बिफोर सर्जरी। कौन कौन सी चीज़ें हमें सर्जरी से पहले बेबी में स्टेबलाइज कर देनी है। करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट कर देना है। रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव कर देना है, ताकि जैसे कि रेक्टल इरिगेशन करके एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम कर देना है। फिर आता है मैनेज एंटेरोकोलाइटिस इफ प्रेजेंट विद एंटीबायोटिक्स एंड फ्लूइड्स। एंटीबायोटिक्स एंड फ्लूइड्स का यूज़ करके जो एंटेरोकोलाइटिस है उसको सही करना है। हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देनी है। इफ रिक्वायर्ड प्री ऑप, अगर प्री ऑपरेटिव पेशेंट है उसको रिक्वायर्ड है हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट, तो उसे हमें वो देना है। मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ द इन्फेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस को भी मॉनिटर करते रहना है। अब आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो पहला है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में क्या है, रिमूवल ऑफ द ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट। जिस सेगमेंट में गैंग्लियंस एब्सेंट है उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। इस पर क्या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा, ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट को रिमूव किया जाएगा। ये जो है पहले सिंगल स्टेज या 2 स्टेज सर्जरी दोनों में हो सकता है। जब सिंगल स्टेज प्रोसीजर होगा, ये मोस्टली अभी जो है ये कॉमन है, सिंगल स्टेज प्रोसीजर जो है कॉमन है। इस पर क्या होता है, द डिजीज सेगमेंट रिमूव कर दिया जाता है। जो डिजीज वाला सेगमेंट है, यानी सिंगल स्टेज में क्या हो जाएगा, जहाँ पे जिस पार्ट में गैंग्लियंस प्रेजेंट नहीं है उस पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया जाएगा, और जो नॉर्मल बावेल है उसको पुल थ्रू मेथड के थ्रू एनस से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये सिंगल स्टेज में था। 2 स्टेज सर्जरी में क्या होता है, इन सिक इन्फेंट और सीवियर केसेस में 2 स्टेज सर्जरी की जाती है। इस पर क्या होता है, टेम्परेरी कोलोस्टमी बनाया जाता है टू डिकम्प्रेस द बावेल। बावेल को डिकम्प्रेस करने के लिए कोलोस्टमी का फॉर्मेशन किया जाता है, कोलोस्टमी बनाया जाता है। और सेकेंड में देन उस पर डेफिनेटिव पुल थ्रू सर्जरी की जाती है लेटर देन कोलोस्टमी क्लोजर। पुल थ्रू सर्जरी के बाद कोलोस्टमी को क्लोज कर दिया जाता है। ये थी सिंगल एंड डबल सर्जरी उसकी। अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। उस पर देखिए कोलोस्टमी की बात है तो कोलोस्टमी केयर भी करनी है। उस पर असेस करते रहना है कि इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, टाइम पे उसका पाउच है उसको चेंज करते रहना है। 1/3 पार्ट या सेकेंड थर्ड पार्ट जैसे ही फिल हो जाए पाउच को चेंज कर देना है। अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव केयर क्या क्या करेंगे, असेस एंड मॉनिटर बाउल फंक्शन को असेस एंड मॉनिटर करेंगे। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेंगे। रेक्टल इरिगेशन करेंगे, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, ऑर्डर दिया है तो रेक्टल इरिगेशन भी होगा। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हैंड हाइजीन एंड पेरिनियल केयर करेंगे। प्रिपेयर चाइल्ड एंड पेरेंट फॉर सर्जरी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। चाइल्ड और उसके पेरेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए उसका प्रोसीजर जो एक्सप्लेन करेंगे, उनका कंसर्न लेंगे। ये था प्री ऑपरेटिव। अब आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होगी। बेबी की सर्जरी परफॉर्म हो चुकी है, उसके बाद बेबी को क्या क्या केयर देनी पड़ती है। अब आता है मॉनिटर वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। इनटेक आउटपुट चार्ट प्रिपेयर करना है। ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग, एंटेरोकोलाइटिस, ये ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है बेबी को। स्टोमा केयर, कोलोस्टोमी था ना, सेकेंड स्टेज सर्जरी अगर हुई है, सिंगल स्टेज में तो कोलोस्टोमी बनाई नहीं गई थी, डबल स्टेज में कोलोस्टोमी थी तो कोलोस्टोमी की केयर करनी ज़रूरी है। असेस द कलर, पेटेंसी एंड आउटपुट, यानी कि कोलोस्टोमी का कलर असेस करना है, पेटेंसी और आउटपुट देखना है। कहता पेन मैनेजमेंट एंड वुंड केयर, पेन है अगर तो उसको एज प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स देना है, वुंड केयर करनी है। ग्रेजुअली स्टार्ट ओरल फीड हमेशा कब स्टार्ट करते हैं, जब उसका बावल मूवमेंट यानी बावल साउंड्स वापस आ जाते हैं, तभी हम उसको स्टार्ट करते हैं ओरल फीड्स। एजुकेट पेरेंट्स ऑन होम केयर, घर जब पेशेंट अपने होम केयर में पहुंच जाए, घर चला जाएगा, तब उसके पेरेंट्स उसका केयर कैसे करें ये भी हम उनके पेरेंट्स को समझाएंगे। साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे कि बेबी में कौन कौन से साइंस दिखेंगे, तो उसको हमें तुरंत डॉक्टर के पास लेके आना है। और स्टोमा केयर भी बताएंगे अगर एप्लीकेबल है तो। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।